नमस्कार दोस्तों। एक कंट्री है जिसमें अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स हो रहे हैं 10 और 12 के, लेकिन पेपर की कमी से उन लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए। वही कंट्री में अभी लोग इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उसको देश छोड़ के जाना पड़ा। फिर जो प्राइम मिनिस्टर थे वो प्रेसिडेंट के पावर में आ गए और बहुत ज़्यादा तानाशाही वाला फरमान जारी कर दिया। जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं वो लोग पेट्रोल के लिए, खाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जो भी बेसिक कमोडिटीज़ होते हैं उन सब के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी कंट्री में जो भी बड़े बड़े सिटीज़ है वहाँ पे जो कचड़े डंप किए जाते हैं उसको उठाने वाला कोई नहीं, क्योंकि कचरा उठाने वाले गाड़ी में जो पेट्रोल लगता है उतना भी पेट्रोल वहाँ के गवर्नमेंट के पास नहीं है। प्लस वो जो कंट्री है वो इंडिया का इमीडिएट नेबर है। अगर आप लोग ने गेस कर लिया है तो वो कंट्री है श्रीलंका। श्रीलंका में एक बहुत बड़ा अभी इकोनॉमिक क्राइसिस आया है और ये इकोनॉमिक क्राइसिस इतना बड़ा है कि वहाँ के लोग प्रोटेस्ट करने पे उतारू हो गए हैं। जो भी लोग प्रोटेस्ट करने सड़कों पे उतरे थे वो लोग कुछ दिनों पहले ही प्रेसिडेंट के जो रेसिडेंट्स है वहाँ के अंदर घुस गए और प्रेसिडेंट को इमीडिएटली अपने रेसिडेंट्स से निकाल के दूसरे कंट्री में ले जाना पड़ा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि श्रीलंका में ये इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों हुआ, कि प्लस वहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स थे जिनके कारण से ये इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ और इससे इंडिया ऐसा कंट्री क्या सीख सकता है। तो बिना ज़्यादा देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। श्रीलंका में जो भी ये इकोनॉमिक क्राइसिस है उसका एक बहुत बड़ा वजह है राजपक्षा फैमिली के द्वारा लिए गए डिसीजंस, जो कि श्रीलंका को लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा हार्म किए। श्रीलंका में जैसे कि पता है वहाँ का कंट्री बेसिकली टूरिज़्म के ऊपर सस्टेन रहता है, प्लस वहाँ पे चाय का खेती बहुत ज़्यादा होता है। तो श्रीलंका बेसिकली टी के एक्सपोर्ट और जो भी टूरिज्म है उनसे अपना रेवेन्यू अर्न करता था। लेकिन महिंद्रा राजपक्षा ने रातों रात एक ऐसा बचकाना सा डिसीजन ले लिया, श्रीलंका के एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। श्रीलंका में महिंद्रा राजपक्षा ने रातों रात एक ऐसा फरमान जारी कर दिया जिसके कारण से हुआ ये कि जो भी फार्मर्स थे, जो लोग फार्मिंग करते थे, उन लोगों को ये कहा गया कि अब आपको ऑर्गेनिक मेथड में शिफ्ट करना होगा। ऑर्गेनिक मेथड बेसिकली ऑर्गेनिक मेथड में आप जो भी खाद या फिर जो भी पेस्टिसाइड ये सब यूज़ करते हैं वो सब बेसिकली नेचर के द्वारा बनाया गया है, जैसे कि गोबर से या फिर गौमूत्र, इन सब का यूज़ करके आपको अपना एग्रीकल्चर का आउटपुट बढ़ाना है। लेकिन ऑर्गेनिक का जो ये सब बात है ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं उनके यहाँ भी ऑर्गेनिक फार्मिंग उतना ज़्यादा ईल्ड नहीं देता जितना नॉर्मल फार्मिंग देता है। ईल्ड मतलब कितना उपजाऊ होता है। तो बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग में इनपुट बहुत ज़्यादा लगता है लेकिन उससे उतना ज़्यादा आउटपुट नहीं आ पाता है। वहीं अगर आप नॉर्मल खेती करेंगे जिसमें आप पेस्टिसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड ये सब का यूज़ करेंगे, जो भी फैक्ट्री में बनाए गए केमिकल्स थे उनका यूज़ करेंगे, तो उससे पैदावार ज़्यादा होता है। लेकिन ये ह्यूमन के हेल्थ को लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट करता है, तो इसीलिए इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। तो यही एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कमर्शियल फार्मिंग में इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का प्रचुर मात्रा में यूज़ किया जाता है। तो श्रीलंका में जो ये राजपक्षा फैमिली था वो लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, प्लस इन लोगों के अंदर में एक डिक्टेटोरियल टेंडेंसी भी था और इस कारण से आप इससे इन लोगों के कैबिनेट को भी देख सकते हैं कि श्रीलंका में जो भी टॉप 5 पोजीशन थे, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्लस और दो कोई मिनिस्ट्री था, टोटल 5 मिनिस्ट्री में राजपक्षा फैमिली के मेंबर्स वहाँ पे नॉमिनेटेड थे। तो आप समझिए एक फैमिली लगभग पूरे कंट्री को चला रहा है। प्लस श्रीलंका में 2019-20 की तरफ में एक अमेंडमेंट किया गया था और वो श्रीलंका का 20th अमेंडमेंट था और इसमें यह कहा गया कि सारा जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास होगा। प्रेसिडेंट अगर चाहे तो किसी भी गवर्नमेंट को फायर कर सकता है या फिर कोई भी जजेस को सुप्रीम कोर्ट या फिर लोअर कोर्ट में जजेस को फायर या फिर उन लोगों को हायर भी कर सकता है प्रेसिडेंट डायरेक्टली बिना किसी मेरिट को देखते हुए। तो इन सबसे हुआ ये कि श्रीलंका का जो भी लेजिस्लेटिव पावर था वो बेसिकली एक फैमिली के हाथ में चल गया और जब भी पावर किसी एक पर्सन या फिर एक फैमिली के पास जाता है तो वो लोग दूसरों का बात सुनना बंद कर देते हैं। और यहाँ पर भी वही हुआ कि श्रीलंका ने जैसे ऑर्गेनिक मेथड में अपना खेती को ऑप्ट किया, इससे वर्ल्ड मीडिया में बहुत ज़्यादा श्रीलंका को वाहवाया गया। यूएन में श्रीलंका ने एक स्पीच दिया था जिसमें उन्होंने बाकी सारे कंट्रीज़ को कहा कि देखिए श्रीलंका अभी आप लोग जो सोच रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग का, श्रीलंका में वो इंप्लीमेंट भी हो चुका है। तो ये सब बात सुनने में अच्छा लगता है लेकिन ये सब बात प्रैक्टिकली सही नहीं होता है एक कंट्री के लिए। कोई भी चेंज जो सडनली कोई कंट्री लेता है वो वहाँ के पीपल को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। इसीलिए अगर आप कभी भी कोई भी चेंज लाना चाहते हैं अपने कंट्री में तो उसको ग्रेजुअली स्लोली लाइए ताकि पीपल भी उसे अडेप्ट कर पाए। और श्रीलंका में जैसे जैसे ये प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहे हैं वहाँ पे सारे जो भी मिनिस्टर थे उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। श्रीलंका के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे अली सबरी, उनको जैसे नॉमिनेट किया गया उसके 24 घंटे बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। प्लस श्रीलंका का जो रुपी है जो पहले $1 के मुकाबले 199 हुआ करता था वो अभी गिरते गिरते 235 हो गया। यानी $1 अगर आप लेके जाएंगे श्रीलंका में तो आपको 235 श्रीलंकन रुपीज़ मिलेगा और ये जो वैल्यू है वो फ्यूचर में और ज़्यादा गिरेगा। प्लस देखिए कोई भी कंट्री का जब करेंसी डेप्रिशिएट करता है तो उसको इंपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है। तो श्रीलंका में भी अभी पेट्रोल के प्राइसेस इतने ज़्यादा क्यों हो गए, क्योंकि उन लोगों का रुपी बहुत ज़्यादा वीक हो गया। जितना वो लोग पेट्रोल परचेज करेंगे इससे क्या होगा, उन लोगों का रुपी वर्ल्ड मार्केट में और ज़्यादा जाएगा और वर्ल्ड मार्केट में जितना जाएगा वो और ज़्यादा डेप्रिशिएट करेगा। तो ये एक रूट कॉज है श्रीलंका का। प्लस देखिए श्रीलंका का जो रुपी था जो पहले $1 के मुकाबले 199 रुपी पे झूलता था वो अभी गिर के 235 रुपी पे आ गया। और ये सब किस कारण से हुआ, ये भी श्रीलंकन गवर्नमेंट के इलॉजिकल लॉज के कारण से हुआ है।
श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कुछ एक्सचेंज कंट्रोल लाए थे, जिससे हुआ ये कि श्रीलंका का जो ओपन इकोनॉमी था वो मोस्टली टैक्स हेवन में हो गया। टैक्स हेवन यानी जहाँ पे लोग अपना टैक्स बचाने के लिए जाते हैं ना, और इस कारण से श्रीलंकन रुपी और ज़्यादा डिप्रिशिएट कर गया। और जैसे श्रीलंका में टैक्स हेवन वाला ये लॉ पास किया गया, तो वहाँ पे जो रुपी था वो 235 से गिर के 311 में हो गया। तो मतलब सोचिए 8 महीनों में श्रीलंकन रुपी 199 से पहले 235, फिर 235 से 311, मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट किया है। और इससे पीपल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कोई भी गुड्स को इंपोर्ट करने में, क्योंकि देखिए जब भी आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो आपको लेटर ऑफ क्रेडिट देना पड़ता है। लेटर ऑफ क्रेडिट हमेशा डॉलर में लिखा हुआ रहता है। आ जाता मतलब आज अगर आपने कोई चीज़ लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू इंपोर्ट किया है, तो अभी आपके यहाँ पे डॉलर का वैल्यू मान लीजिए 199 है, और जब वो चीज़ आपकी कंट्री में आएगा तब अगर डॉलर का वैल्यू 235 होगा तो आपको 235 रुपीज़ देना है, क्योंकि उस वक्त वो प्रोडक्ट आपकी कंट्री में आ चुका है। तो इससे श्रीलंकन इकोनॉमी और ज़्यादा नीचे गिर रहा है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे उन लोगों का जो रुपी है वो और ज़्यादा डिप्रिशिएट कर रहा है, और इस कारण से उन लोगों के रुपी को वर्ल्ड मार्केट में ज़्यादा सर्कुलेट करना पड़ रहा है। और इस कारण से जो भी वो लोग परचेस कर रहे हैं उसमें उन लोगों का रुपी ज़्यादा डिप्रिशिएट हो रहा है, क्योंकि लाइन ऑफ क्रेडिट में जब प्रोडक्ट आ जाता है उसके बाद जो रुपी का वैल्यू हो जाता है उसके हिसाब से उन लोगों को पैसा देना पड़ता है। तो उन लोगों के बैंक के पास अभी इतना पैसा भी नहीं, वो लोग जो भी इंपोर्ट हो रहे हैं उसका पैसा भी वो लोग दे सके। प्लस गवर्नमेंट का जो बोरोइंग है परसेंटेज ऑफ जीडीपी में वो 124% हो गया। मतलब सोचिए 124% गवर्नमेंट का बोरो है एज़ कम्पेयर टू दियर जीडीपी, और ये बहुत ज़्यादा अनसस्टेनेबल है। आईएमएफ ने सबसे पहली बार श्रीलंका को 2.6 बिलियन का बेल आउट दिया था, और ये 2.6 बिलियन ये श्रीलंका के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि देखिए श्रीलंका का जो इकोनॉमी वो बेसिकली 80 बिलियन यूएस डॉलर है। तो मतलब 2.6 बिलियन मान के चलिए श्रीलंका के जो जीडीपी है उसका 5% आईएमएफ ने उन लोगों को बेल आउट दिया था 2009 की तरफ, जब एलटीटीई को श्रीलंका ने डिफीट कर दिया था। और एलटीटीई को डिफीट करने के बाद श्रीलंका अपने कंट्री को वापस से खड़ा करने का कोशिश कर रहा था। और जब श्रीलंका को आईएमएफ के द्वारा ये बेल आउट मिला तो श्रीलंका ने ये कमिटमेंट किया था कि 2011 तक श्रीलंका अपना जो बजट डेफिसिट है उसको 5% तक लाएगा अपना जीडीपी के हिसाब से, लेकिन श्रीलंका ने ये वाला टारगेट को अचीव ही नहीं किया। और फिर 2016 में इलेक्शंस आए, और वहाँ पे नए इलेक्शंस थे, नए प्रॉमिसेस किए गए लोगों को, नए लुभावने प्रॉमिसेस, जो भी वादे थे वो सब हवाई वादे थे। और इस कारण से हुआ ये कि फिर उसी साल श्रीलंका ने 1.5 बिलियन का एक और बेल आउट मांग लिया। तो देखिए 2009 में एक बार बेल आउट मांगा गया, तब उन्होंने जो कमिटमेंट किया था उसको पूरा नहीं किया गया, और श्रीलंका 2009 में जो बेल आउट मांगा था उसको रीपे करने के लिए 2016 में 1.5 बिलियन का एक और बेल आउट मांग लिए। 2016 में उन्होंने ये वादा किया कि वो लोग अपना जो बजट डेफिसिट है उसको 3.5% लाएंगे अपना जीडीपी के हिसाब से 2020 तक, लेकिन श्रीलंका ने ये टारगेट भी अचीव नहीं किया। और अभी श्रीलंका का जो बजट डेफिसिट है वो 10% है उसके जीडीपी का। तो सोचिए 2009 में उसने पहले 5% का वादा किया था, फिर 2016 में 3.5 का, लेकिन अभी रियल सिचुएशन क्या है, बजट डेफिसिट श्रीलंका का 10% है उसके जीडीपी का। और श्रीलंका ने कोई भी आईएमएफ का जो कंडीशनैलिटीज है उसको थोड़ा सा भी फॉलो नहीं किया। 2009 के बाद जब 2016 का इलेक्शन हुआ तब राजपक्षा फैमिली इलेक्शन हार गए थे, और उसके बाद एक कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म हुआ जिसमें राजपक्षा फैमिली नहीं थे। तो उन्होंने जो वादे किए थे वो और भी बड़े थे, प्लस एक्सपेंसिव थे और बहुत ज़्यादा अनअफोर्डेबल थे। सबसे पहला वादा ये था कि श्रीलंका का जो जीएसटी है उसको हाफ कर दिया जाएगा, यानी जीएसटी में जहाँ पहले श्रीलंका जो भी गुड्स के ऊपर 15% का टैक्स लगाता था वो सीधा कट के अभी 8% का टैक्स हो गया। और ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है आईएमएफ का। आईएमएफ ने कहा था कि अपना जो भी टैक्स सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करिए, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग बनाइए, लेकिन श्रीलंका ने उसका उल्टा किया, जो भी टैक्स था उसको हाफ कर दिया गया। और इस कारण से हुआ ये कि जो भी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। प्लस गवर्नमेंट ने इतने ज़्यादा टैक्स कट्स दे दिए कि गवर्नमेंट ने इतने ज़्यादा टैक्स एग्जेम्पशन दिए कि अभी हर कोई टैक्स देने से बच जा रहा था। पहले जहाँ श्रीलंका में अगर कोई 5 लाख श्रीलंकन रुपी अर्न करता था तो उसको टैक्स देना पड़ता था, लेकिन जैसे गवर्नमेंट ने ये नए लॉज लाए उसके बाद ये 5 लाख बढ़ के सीधा 30 लाख में हो गया। अगर अभी कोई 30 लाख या फिर उससे ज़्यादा अर्न करता तभी उसको टैक्स देना पड़ेगा। और इस कारण से हुआ कि एक साल के अंदर अंदर जो भी श्रीलंका में रजिस्टर्ड टैक्स पेयर थे उन लोगों का नंबर 33.5% नीचे आ गया। यानी सोचिए 33.5% लोग जो पहले टैक्स देते थे वो लोग अभी उस टैक्स को नहीं देते, टैक्स से एग्जेम्प्ट हो गए। और इससे हुआ ये कि श्रीलंका को उसके जीडीपी का 2% जो भी अर्निंग था टैक्स के थ्रू वो कम होने लगा। सारे लोग तो अभी टैक्स से एग्जेम्प्ट ही हो गए, जो लोग 30 लाख से ज़्यादा कमा रहे वही टैक्स केवल दे पा रहे हैं। तो इससे श्रीलंका के जीडीपी को 2% का लॉस हुआ इस टैक्स एग्जेम्पशन से। प्लस जो सेकंड रीज़न था राजपक्षा फैमिली के द्वारा लिया गया वो ये था कि उन्होंने अचानक से कंट्री में ऑर्गेनिक फार्मिंग को इम्पोज कर दिया। और इस कारण से हुआ ये कि श्रीलंका जहाँ पहले दूसरे कंट्रीज़ को कुछ एक्सपोर्ट करने लायक था, अब वो खुद दूसरे कंट्री से अपना जो भी एग्रीकल्चर है उसका 30% इम्पोर्ट करना पड़ता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को जब इम्पोज किया गया तो पूरे यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ में उनके इस डिसीजन को लेकर बहुत ज़्यादा तारीफ किया गया। पूरे ग्लोबल स्टेज में उनका तारीफ, और यूएन के स्पीच में उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा गुणगान किया, श्रीलंका ने ऑर्गेनिक फार्मिंग लेके आ गया इन सब को लेकर। लेकिन जो इसका बिगर इम्पैक्ट था वो उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। ये कि श्रीलंका जहाँ पहले दूसरे कंट्रीज़ को कुछ एक्सपोर्ट करने लायक था अब वो खुद दूसरे कंट्री से अपना जो भी एग्रीकल्चर है उसका 30% इंपोर्ट करना पड़ता है। और जैसे जैसे श्रीलंका दूसरे कंट्री से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा है तो उसका जो करेंसी वो और ज़्यादा वीकन हो रहा है। जैसे जैसे करेंसी वीक हो रहा है तो इन्फ्लेशन वहाँ पे बढ़ रहा है। श्रीलंका में भी 19% का इन्फ्लेशन चल रहा है। फरवरी के महीने में वो 15.1% था, फिर मार्च में देखिए 18.7 आ गया, और अभी ये धीरे धीरे और बढ़ते ही जा रहा है। और ये तो नॉर्मल इन्फ्लेशन वो, वहीं जो खाने से रिलेटेड इन्फ्लेशन है जिसको हम लोग फूड इन्फ्लेशन कहते हैं वो श्रीलंका में 30.1% है। तो इन सबसे हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर कोई भी गवर्नमेंट ये
वादा करके ठीक है हम लोग आपको इतना टैक्स माफ़ कर देंगे या फिर हम लोग आपका इतना बिल माफ़ कर देंगे, तो वो इनडायरेक्टली उसी कंट्री को बाद में पे करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जो भी टैक्स हम लोग देते हैं गवर्नमेंट को, वो हम ही लोग के वेलफेयर में वापस से खर्च होता है। अगर हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स या फिर ये सब देना बंद कर देंगे तो गवर्नमेंट जो भी अपने वेलफेयर स्कीम्स है उसको चला नहीं पाएंगे, और जब ये टैक्स कट होते हैं तो उससे कंट्री के जीडीपी को बहुत बड़ा लॉस होता है। तो देखिए पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों में अभी जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ उसका रूट कॉज क्या है। तो देखिए दोनों कंट्री पाकिस्तान और श्रीलंका में उन लोगों के लीडर को लेकर एक्सट्रीम पॉपुलरिज्म था। पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर बहुत ज़्यादा पॉपुलरिज्म था, तो वहीं श्रीलंका में राजपक्षा फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा पॉपुलरिज्म था। प्लस दोनों ही अपने गवर्नमेंट को एक डिक्टेटर की तरह से चलाते थे। पाकिस्तान में जहाँ इमरान खान सिलेक्टेड डिक्टेटर के तौर पे कंट्री को चला रहे थे, प्लस अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो रिलीजन प्लस नेशनलिज्म इन सब कोई का हथकंडा अपनाते थे। वहीं राजपक्षा फैमिली एक इलेक्टेड डिक्टेटरशिप की तरह से अपने कंट्री को रूल करते थे। वो लोग इलेक्ट होकर आए थे, प्लस उन लोगों में गलती ये था कि वो लोग में कोई इंटेलेक्चुअलिटी ही नहीं था। कब कौन सा डिसीजन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो उन्होंने सोचा ही नहीं था। जैसे उन्होंने एग्रीकल्चर को ऑर्गेनिक बनाया, उसी के अगले ही साल कोरोना वायरस आ गया, तो इससे उन लोगों का टूरिज्म भी इंपैक्ट हुआ। टूरिज्म में उन लोगों का कंट्री जो टूरिज्म के ऊपर चलता था, टूरिस्ट आना बंद हो गए 2020 में। एग्रीकल्चर में जो वो लोग एक्सपोर्ट कर पाते थे वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि उन लोगों के कंट्री में जो भी फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड था वो था ही नहीं। फिर बाद में इंडिया ने उन लोगों को फर्टिलाइजर्स दिया था, जिससे वो लोग अपना जो भी एग्रीकल्चर आउटपुट है उसको ठीक कर पाए। तो देखिए दोनों श्रीलंका और जो पाकिस्तान है उन लोगों के लीडर्स में ये एबिलिटी ही नहीं था कि वो बाकी लोगों का सुने। वो लोग हमेशा अपना ही मन का करते थे, और इस कारण से दोनों कंट्री पाकिस्तान और श्रीलंका का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो एक लेसन है पूरे साउथ एशिया को लेकर। कभी भी अपने लीडर को इतना ज़्यादा पॉपुलर मत बना दो कि वो डिक्टेटर के तौर पे रूल करे, और अगर वो डिक्टेटर के तौर पे रूल करेंगे तो कंट्री का जो इकोनॉमी है वो फ्यूचर में इन्हीं देशों के जैसा हो जाएगा, पाकिस्तान और श्रीलंका को लेकर। तो इसी के साथ ये वीडियो का एंड करता हूँ। और ये इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर जो वीडियो पहले बना था पाकिस्तान का, ये उसका सेकंड पार्ट है जहाँ पे हम लोग ने श्रीलंका को कवर किया, श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे हैं उसको लेकर। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो का एंड करता हूँ। होप करता हूँ कि आज आपको श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए धन्यवाद।